Hello guys, my name is Rupen Sen. I am from Dynamic Coaching Institute. Let's see. आज मैराथन क्लास का हमारा तीसरा दिन है। इस मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप एमएससी प्री पीजी के लिए या तो किसी अदर स्टेट के एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में इफ्को के लिए भी ये जो टेस्ट रहेगा, ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। तो देखिए, जुड़े रहिए लास्ट तक, बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। लेट्स सी, बिगर देरी किए गए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्यूज है गाइस आज के सेशन का, बहुत ही जबरदस्त हमारा क्यूज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। आप सभी लोगों का इस मैराथन क्लास में स्वागत है गाइस। ठीक है, तो चलिए, 45 दिन का ये सीरीज है। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए, मैंने और हमारी जो टीम वगैरह है, हमारी टीम ने स्पेशली आप लोगों के लिए किया है गाइस। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो आज का हमारा गाइस जो फर्स्ट क्यूज है, देखो सबसे पहली बात इस क्यूज को करना कि आप लोग कॉपी में नोटेट करते जाना। एक शॉर्ट नोट्स रहेगा, उसका आप लोग बनाते जाइएगा वहां पे। ठीक है, चलिए, तो देखो सबसे पहला हमारा क्यूज है आज के सेशन का। यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है कि इन विच ऑफ द फ्लाविंग डिसीज क्रेशिक फेज इज अकर्ड। मतलब जो क्रेशिक होता है, तो क्रेशिक जो फेज होती है किस में दिखाई देती है आप लोगों को? रूट रॉट ऑफ कॉटन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ केस्टर, या बीएलबी। शॉर्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलते हैं? बीएलबी बोलेंगे। बीएलबी की यदि हम बात करेंगे तो बीएलबी क्या होता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होगा गाइस, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो क्रेशिक होगा, सबसे पहली बात क्रेशिक की यदि हम बात करेंगे तो आप सभी लोग ध्यान रखना गाइस कि ये क्रेशिक जो होगा, ये प्लांट में क्या होता है, एक जो सीडलिंग स्टेज होती है, तो सीडलिंग स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले ये अपीयर होता है, इसको ध्यान रखना। ये जो बीएलबी होगा, तो बीएलबी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको बीएलबी बोलते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलेंगे। ठीक है, और जो बीएलबी होगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यदि पूछेगा बताओ किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण होगा। और ये जो बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? जेंथोमोनास ओराइजी। लिख लेना, जेंथोमोनास ओराइजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार मार के रखिए। और यह ओनली वन डिसीज होता है गाइस कि राइस के अंतर्गत, इसको हम क्या बोलते हैं? पुअर मेंस डिसीज भी बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? पुअर मेंस डिसीज। यदि पूछेगा बताओ पुअर मेंस डिसीज किसको कहा जाता है, तो पुअर मेंस डिसीज भी बीएलबी को ही कहते हैं। एक रिचमेंट डिसीज भी होता है, तो रिचमेंट डिसीज भी आप नोट कर लीजिएगा कि यदि पूछेगा रिचमेंट डिसीज किसको बोलते हैं, तो ब्लास्ट ऑफ जो राइस होता है, तो ब्लास्ट ऑफ राइस को हम क्या बोलते हैं? रिचमेंट डिसीज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्रेसिक जो होता है, एक सीडलिंग स्टेज पे अटैक करता है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा? बीएलबी बनेगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस बनेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें गाइस आप लोगों को मिल रही है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप इस सीरीज को यदि देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलिए लेट्स सी, बिगर देरी किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट, हमारा आज का जो क्यूज रहेगा गाइस कि एडॉप्शन एक क्या है? एडॉप्शन इज अ, है ना। तो एडॉप्शन ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है गाइस। ओवरऑल हम कर रहे हैं कि एडॉप्शन क्या है, कोई फिजिकल प्रोसेस है, कोई मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, या सोशल प्रोसेस है, या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो देखो, सबसे पहले बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको ग्रहण कैसे कर रहे हो भाई? मेंटली ग्रहण कर रहे हो ना। आप इसको एडॉप्ट कैसे कर रहे हो? मेंटली एडॉप्ट कर रहे हो। तो एडॉप्शन, ध्यान रखना कि एडॉप्शन जो प्रोसेस होता है, ये कैसे प्रोसेस होता है? एक मेंटल प्रोसेस होता है गाइस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज है, ये भी एक्सटेंशन का क्यूज है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, चित्रकूट की जो एग्जाम रहेंगे, आप एमपी से बिलोंग करते हो और यदि चित्रकूट का फॉर्म भरा है आप लोगों ने, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पे इसका डी आंसर होगा, इसका यहाँ पे क्या होगा? बी आंसर होगा। लेट्स सी, आगे हम बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज है, आप लोग इसको बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेपी लिगन्स। जेपी लिगन्स कौन है? एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर है। ध्यान रखना कि एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन कहलाएंगे? जेपी लिगन्स कहलाएंगे। प्रोड्यूस द इंक्लूडिंग, मतलब प्रोसेस इंक्लूड्स, उसमें उन्होंने कौन से प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया था। तो देखो, आपको पता है कि एक होता है एडिकास होता है, तो एडिकास तो क्या होता है? टीचिंग स्टेप होता है ना भाई। एडिकास जो होगा, एक क्या होता है? आपका अटेंशन होता है,
तो क्या होता है, इंटरेस्ट होगा, है ना, मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, क्या होगा, एक्शन और सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये टीचिंग स्टेप का सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जेपी लिगन ने जो एजुकेशन के बारे में जो प्रोसेस बताया था, वो प्रोसेस कौन सा था, यहाँ पे SOTEER रहेगा, मतलब इस प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया था। भाई यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका एआई ईटा होता है, ये तो क्या होता है, इसके एलिमेंट वगैरह होते हैं। यदि पूछेगा कि बताओ एडॉप्शन के एलिमेंट कौन से होंगे, तो ये रहे एडॉप्शन के एलिमेंट। सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे अवेयरनेस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाता है, ट्रायल हो जाता है और एडॉप्शन हो जाता है। वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा आपका, SOTER होता है। मतलब क्या होता है, सिचुएशन, S for situation, O for object, T मतलब टीचिंग, E मतलब इवोल्यूशन और री मतलब क्या होता है, रिकंसिडरेशन, मतलब उसको हम लोगों को पुनः विचार करना पड़ेगा। तो ये जो बताया था, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो इंक्लूडिंग है, वो इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग है। तो इन 5 को बढ़िया से ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा कि बताओ कि एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर इंडिया में कौन है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो फादर है वो इंडिया में, वो कौन है गाइस, KN सिंह है। लिख लो इसको बढ़िया सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यदि पूछेगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर इंडिया में कौन है, तो KN सिंह है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्यूज है कि कास्ट इज क्लासेस गेन्ड, मतलब क्लास को जो कौन सी क्लास के अंतर्गत इसको गेन किया जाता है, पावर के अंतर्गत, स्टेटस के अंतर्गत गेन किया जाएगा, बर्थ के अंतर्गत गेन किया जाएगा, या ऑक्यूपेशन के अंतर्गत गेन किया जाता है। ऑक्यूपेशन मतलब आपका जो पेशा वगैरह है, आप क्या करते हैं वहां पे, है ना, वो हमारा ऑक्यूपेशन वगैरह आ जाता है। स्टेटस की यदि हम बात करेंगे, पावर की यदि हम बात करेंगे और बर्थ की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखना कि कास्ट इज द क्लास गेन्ड बाय, मतलब किसके अंतर्गत इसको गेन किया जाता है। कोई भी कास्ट वगैरह होती है तो पहले उसका बर्थ होगा, उसके बाद ही उसको कास्ट वगैरह वहां पे डिफाइन की जाती है ना। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 29 का ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये क्या होगा, इस यहाँ पे मोस्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्यूज है, बहुत ही जबरदस्त क्यूज है गाइस, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्यूज है। आप लोगों को देखना बहुत सारे एग्जाम में इसका हेल्पफुल मिलेगा, और साथ में जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्थिंडम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय, मतलब मार्थिंडम जो प्रोजेक्ट होगा, ध्यान रखना कि सबसे पहली बार जो मार्थिंडम जो प्रोजेक्ट है, ये किसके लिए चलाया गया था, तो मार्थिंडम जो प्रोजेक्ट है, ये विलेज डेवलपमेंट के लिए चलाया गया था। अरे किसके लिए चलाया गया था, विलेज डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था स्पेशली, इसको आप लोग ध्यान रखना। और ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, इसको कहाँ पे चलाया गया था, केरला में चलाया गया था। अरे कहाँ पे चलाया गया था, केरला में चलाया गया था, इसको ध्यान रखना। और किसके द्वारा चलाया गया था, स्पेंसर हेज के द्वारा चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ट्रिपल स्टार मान लीजिए इसको आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि मार्थिंडम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा चलाया गया है, तो किसके द्वारा चलाया गया है, स्पेंसर हेज के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, शांति निकेतन प्रोग्राम ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सा चलाया था, शांति निकेतन चलाया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था। एफएल ब्रे की हम बात करेंगे, बताइए आप लोग, एफएल ब्रे ने कौन सा चलाया था, है ना। तो एफएल ब्रे ने जो प्रोग्राम चलाया था, वो कौन सा था, गुड़गांव प्रोजेक्ट। यदि पूछेगा बताओ गुड़गांव प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया था, तो गुड़गांव जो प्रोजेक्ट होगा वो किनके द्वारा चलाया गया था, यहाँ पे एफएल ब्रे के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा क्यूज आपको बताया जा रहा है, इसको आप लोग बढ़िया से नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्यूज रहेगा गाइस 31 नंबर का, बहुत ही जबरदस्त क्यूज है। देखो क्या बोल रहा है कि अ मेन कैन वर्क पर डे अबाउट पावर, मतलब एक जो मेन होगा, तो एक मेन को प्रॉपर्ली वर्किंग करने के लिए कितना वहां पे पावर लगेगा, मतलब 0.1 हार्स पावर लगेगा, 0.5 हार्स पावर लगेगा, या 1 हार्स पावर लगेगा, या मतलब 0.7 हार्स पावर लगेगा। ध्यान रखना गाइस, यदि हम नॉर्मली यदि हम बात करेंगे कि 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना गाइस कि एक जो हार्स पावर होगा, तो 1 हार्स पावर में कितना वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। इसको नोट कर लो कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम मेन की हम बात करेंगे कि एक मेन को प्रॉपर्ली कितना वर्किंग की, उसको मतलब पावर के लिए कितना वर्किंग लगेगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना 0.1 हार्स पावर, मतलब एक दिन में इतना वर्क कर पाएगा, 0.1 हार्स पावर कर पाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये बीएचयू का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 में, ये क्वेश्चन गाइस पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे।
नेक्स्ट हमारी एक वेराइटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंसेट वेराइटी। पॉइंसेट इज अ वेराइटी ऑफ, पॉइंसेट किसकी वेराइटी है? कुकुम्बर की है, स्क्यूज की है, ठीक है, स्नेक गार्ड की है या राउंड मेलन की है। तो ध्यान रखना कि पॉइंसेट एक वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है गाइस, जो किसका है? कुकुम्बर का वेराइटी है। ये किसका वेराइटी है? कुकुम्बर का वेराइटी, इसको ध्यान रखना। और आप लोग ध्यान रखना कि जो कुकुम्बर होता है गाइस, ये कैसा होता है? नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत आता है। पूछा जाएगा, बताओ ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत आती है, विच इज द फ्लावरिंग ऑफ नॉन क्लाइमेटिक वेजिटेबल। तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत आएगा? तो कुकुम्बर जो है, ओनली वन कुकुम्बर ही होता है जो नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत आएगा, और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत ये बिलोंग करता है गाइस, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्यूज है, देखो नीचे मैंने क्यूज ऑलरेडी आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए हैं। मैं तो आप लोगों को क्यूज नहीं देख पाऊँ तो लास्ट में इजीली तरीके से आप वहाँ पर देख सकते हो guys, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्यूज होगा, बहुत ही बढ़िया क्यूज है। हाँ, देखो क्या बोल रहा है, टोकोफेरोल इज अनदर नेम। मतलब टोकोफेरोल क्या है गाइस? किसी का नाम है, आप लोगों को बताना है कि किसका नाम है। क्या विटामिन ए का नाम है, विटामिन बी का नाम है, विटामिन ई का नाम है, या विटामिन के का नाम है ना? तो ध्यान रखना, देखो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी में तो बहुत अलग अलग आ जाएंगे, थायमिन वगैरह आ जाएंगे। विटामिन ई की यदि हम बात करेंगे तो विटामिन ई का नाम क्या होता है? विटामिन ई का जो नाम होता है वही क्या होता है? टोकोफेरोल होगा गाइस। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट आंसर होगा। और विटामिन ई की कमी की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना कि विटामिन ई सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? स्टेरिलिटी वगैरह के लिए होता है। यदि किसी को स्टेरिलिटी वगैरह आता है तो विटामिन ई की जो कमी होती है उसको वहां पे पूरी तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। और ध्यान रखना गाइस कि विटामिन ई की यदि हम बात करेंगे तो विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाएगा? तो आप सभी को पता है कि विटामिन ई का जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाएगा वो क्या होती है? जर्मिनेशन सीड। जर्मिनेशन सीड कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग सुबह शाम को क्या करते हैं भाई, कोई भी सीड वगैरह हम उसको रख देते हैं प्रॉपरली, और सुबह से मतलब 4 से 5 दिन के अंदर वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जब उस सीड को हम जर्मिनेट करते हैं और उस सीड को जब हम खाएंगे तो उस सीड में जो पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा? विटामिन ई पाया जाता है। और विटामिन ई का नाम क्या होता है गाइस? प्रोपोपल होता है। स्टेरिलिटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, उसके अगेंस्ट हमको यूज करना चाहिए। विटामिन ए की हम बात करेंगे तो विटामिन ए किसके लिए होता है? रेटिनॉल इसका नाम होता है ना? तो विटामिन ए से क्या होता है भाई? विटामिन ए की यदि हम कमी की बात करेंगे, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? लॉट्स ऑफ इफेक्ट होते हैं, है ना? जैसे ब्लाइंडनेस हो जाता है। यहाँ पे ब्लाइंडनेस भी इसके कारण होता है। ब्लाइंडनेस मतलब आपको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा। तो ये किसके कारण नहीं दिखाई देता ब्लाइंडनेस? तो ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करेंगे तो एक और हमारा होता है, एक और नाम क्या होता है? जेरोप्थेलमिया को ध्यान रखना कि भाई जेरोप्थेलमिया जो डिसीज होता है वो किस कारण से होता है? तो जेरोप्थेलमिया भी होता है विटामिन ए के कारण ही होगा। लिख लो इसको, जेरोप्थेलमिया। एक्चुअली आज थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि क्या होता है थोड़ा वर्किंग के कारण, और फिर लास्ट में अभी अभी काफी लेट है वीडियो। हालांकि मतलब ये वीडियो 10:45 को भी बना रहा हूँ, थोड़ा नाइट में बना रहा हूँ प्रॉपरली थोड़ा, ताकि आपको बढ़िया सा एक प्रॉपरली साउंड भी मेंटेन हो पाए वहाँ पे। तो टोकोफेरॉल इसको ध्यान रखना है कि विटामिन ए जो होता है इसके कारण से क्या होता है? जेरोप्थेलमिया होगा। आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताना आप लोग, है ना, कि विटामिन ए की, विटामिन ए जो होता है केरोड, केरोड जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स माना जाएगा। तो केरोड की ऐसी कौन सी वेरायटी होगा कि जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाएगा? ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूज है ये, तो कमेंट में ऑलरेडी आप लोगों को मैं दे दूंगा। 34 क्वेश्चन आगे हम बात करेंगे कि साल्ट पीटर ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर होगा कि जिसको साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है कि साल्ट पीटर के नाम से किसको जानते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को जानते हैं, है ना? तो ध्यान रखना गाइस कि जो साल्ट पीटर, जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, इसमें जो पोटास कंटेंट होता है कितना होता है? 44 से 46% होगा। एंड नाइट्रोजन कंटेंट की हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? 13.5% क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेंट होगा। तो साल्ट पीटर यदि पूछेगा बताओ साल्ट पीटर कौन से फर्टिलाइजर को बोलते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? साल्ट पीटर के नाम से भी हम जानते हैं। देखना इसको, बहुत इंपोर्टेंट क्यूज है। चलिए आगे हम बात करेंगे विच इज द वन केम प्लांट, इसमें से ऐसा कौन सा होगा गाइस जो केम प्लांट होगा? पाइनएप्पल केम प्लांट है, वीट केम प्लांट है, सोरगम या मेज? नहीं, यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया है कि पाइनएप्पल जो होगा गाइस वो केम प्लांट होगा। आपका पाइनएप्पल हो जाता है, अनियन हो जाएगा, लिख लो पाइनएप्पल, हाँ लिख लो पाइनएप्पल, अनियन, गार्लिक, है ना? पाइनएप्पल, अनियन, गार्लिक और केक्टस,
ये कौन से प्लांट होते हैं? ये केप प्लांट होंगे। बाकी सोरगम की बात करेंगे, मेज की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, और किसकी बात करेंगे? शुगर केन, है ना, सोरगम, मेज, शुगर केन। पर्ल मिलेट भी लिख लो। पर्ल मिलेट क्या होगा? बाजरा होता है। पर्ल मिलेट क्या होगा? बाजरा। तो इनमें यदि हम बात करेंगे ये कौन से प्लांट होंगे, तो ये प्लांट होते हैं C4 प्लांट, ठीक है। और वीट कैसे हो जाएगा? C3 प्लांट होता है। तो नोट कर लो इसको, बढ़िया सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो केम प्लांट कौन सा? हमारा पाइनएप्पल भी होगा, ऑनियन भी हो जाता है, गार्लिक भी हो जाएगा, कैक्टस भी हो जाता है। मतलब पाइनएप्पल जो होते हैं गाइस, इनमें कंडीशन यहाँ की हम बात करेंगे तो कौन सी कंडीशन होती है? सकुलेंट कंडीशन होती है। अरे कौन सा कंडीशन होगा बेटा? सकुलेंट कंडीशन। सकुलेंट कंडीशन मतलब क्या होते हैं? रसीली अवस्था। आपने देखा होगा कि जो केम प्लांट होते हैं ये बहुत ही कैसे होते हैं, मतलब इनकी पत्तियां कैसे होती है? बहुत ही मोटी होती है guys। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का, गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजरमेंट किया जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? तो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो एएम के माध्यम से किया जाता है। एएम क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होगा। लिख लो इसको, अर्थमेटिक मीन। ये स्टैटिस्टिक्स का क्यूज है, अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? एएम का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, सॉफ्ट नोज इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब सॉफ्ट नोज एक किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? सपोटा का है, बनाना का है, पपाया का है, या मैंगो का है? वीडियो को पोस्ट करके आंसर लगाइए आप लोग, ठीक है। तो सॉफ्ट नोज एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है गाइस, ये किसका है? मैंगो का है। ध्यान रखना, सॉफ्ट नोज, है ना, मतलब जो गुठली वगैरह होता है पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक मैंगो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा क्यूज होगा कि द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन सिंथेसिस इन हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट में क्या होगा कि जब इथाइलिन का सिंथेसिस होगा तो वहाँ पे प्रिकर्सर का काम कौन करता है? ट्रिप्टोफैन काम करेगा क्या, या मिथुनिन काम करेगा, या ग्लूटामाइन काम करेगा, या हिस्टिडाइन काम करेगा? तो ध्यान रखना कि इथाइलिन का जो प्रिकर्सर होता है गाइस वो क्या होता है? मिथुनिन होता है। इथाइलिन का प्रिकर्सर क्या होगा? मिथुनिन। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? सूचक वगैरह होंगे। तो इथाइलिन का प्रिकर्सर कौन होगा? मिथुनिन होता है। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्यूज है, देखो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें से ऐसा कौन सा होगा कि जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है? बताइए आप लोग। सिट्रुलिन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, या मिथुनिन है ना? तो ध्यान रखना है कि जो मिथुनिन होगा, तो मिथुनिन ही क्या है यहाँ पे? एक सल्फर कंटेनिंग होता है, जिसको मिथुनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, ये ध्यान रखना, मिथुनिन, सिस्टाइन, है ना, और सिस्टीन, सिस्टीन, ये सभी कैसे होते हैं? ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं गाइस, ध्यान रखना। और सल्फर एक ऐसा एलिमेंट होता है गाइस कि जो ऑयलसीड क्रॉप होती है, तो ऑयलसीड क्रॉप के लिए सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो कौन सा होता है? यहाँ पे सल्फर ही जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ध्यान रखना, मिथुनिन क्या होगा गाइस? यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्विज होगा कि रिमूवल ऑफ सीड कोट इज डोरमेंट सीड बाय द मैकेनिकल मेथड, है ना। तो सीड कोट को जब क्या किया जाता है कि उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको जब तोड़ा जाता है ना। जैसे सोइंग के पहले की हम बात करें, बस किसी सीड में जो डोरमेंसी वगैरह आ जाएगा तो उसको पूरी तरीके से हमको डोरमेंसी को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रबिंग करना पड़ता है। अरे क्या करना पड़ता है? रबिंग करना पड़ता है। रबिंग का मतलब क्या होता है? उसको रगड़ना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो क्या होता है आपका, जो धनिया होता है, तो धनिया को जो कोरिएंडर होगा, तो कोरिएंडर को सोइंग के पहले हम क्या करेंगे भाई? इसको फर्श पे रगड़ते हैं ना, किसी के माध्यम से, जैसे ईंट वगैरह हो जाती है, किसी की मतलब जो भी हमारे पास सोर्स वगैरह होते हैं उसके माध्यम से हम उसको रबिंग करते हैं वहां पे। या तो फिर कुकुरबिट्स में भी होता है अधिकतर ये, है ना। तो रिमूवल ऑफ सीड को इसको हम क्या बोलेंगे? स्केरिफिकेशन बोलेंगे। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो सी होगा स्केरिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। तो स्केरिफिकेशन राइट आंसर होगा। स्टार्टिफिकेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सीड कोट लो टेम्परेचर, रिमूवल ऑफ सीड कोट इन लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर को सीड कोट को रिमूव किया जाता है तो वो कहलाता है स्टार्टिफिकेशन कहलाएगा। स्केरिफिकेशन में यहाँ पे कोई मैकेनिकल दिया जाता है गाइस, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो आज का गाइस क्या होता है, आज का हमारे जो क्यूज वगैरह होते हैं प्रॉपर्ली क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्यूज है स्पेशली, है ना। हमारा टेस्ट सीरीज भी है,
डायनेमिक एग्री ट्यूटोरियल आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से टेस्ट सीरीज को डाउनलोड, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज पे विजिट कीजिएगा। इसमें काफी उसमें टेस्ट दिए गए हैं, 100 टेस्टों को आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एक फेयर प्राइस रहेगा, उस फेयर प्राइस को आप पर्टिकुलर वहां पे क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज का हमारा क्यूज होता है 45 दिन का सीरीज है, आज का हमारा तीसरा दिन गाइस क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट 4 पे मिलूंगा। संडे बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं रहेगा, 45 दिन तक सतत में आप लोगों के साथ जुड़ा होगा गाइस, ठीक है। तो ये स्पेशली इफ्को के लिए भी है और आपका एमएससी के लिए भी रहेगा और एफओ वगैरह के लिए भी रहेगा। एफओ का बैच 15 जुलाई से सतना में स्पेशली स्टार्ट हो रहा है गाइस, ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए सफिशिएंट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।